Hello, welcome to Joy World channel. My name is Nisha and today I'm going to review and summarize a parenting book. This is the book. The name of this book is the book you wish your parents had read and your children will be glad that you did. This book is written by a British author and the name of the author is Philippa Perry. इस बुक को फर्स्ट टाइम 2019 में पब्लिश किया गया था और ये बुक जो है इसमें पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है कि पेरेंट्स को अपने बिहेवियर को चेक करना चाहिए, अपने पास्ट को हील करना चाहिए, आप कैसे बिहेव करते हैं और क्या आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आपको करने चाहिए जिससे कि आपकी अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो सके और आपके बच्चे अच्छे बन सकें। तो इस बुक में से जो 4 मेजर पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट, रप्चर एंड रिपेयर। हमारा जो आइडियल वर्ल्ड होता है, थिंक अबाउट इट एज ए पेरेंट। हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं, उनके साथ हम घूम रहे हैं, पिकनिक्स कर रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, खुश हैं, हम भी खुश हैं, हम अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रहे हैं, बच्चा भी हमसे प्यार करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू नो एज ए पेरेंट इट्स नॉट फिजिबल ऑल द टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कई बार आप अपने बच्चे को डांट देते हैं। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है उसे रप्चर कहा जाता है। लेकिन रप्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? रिपेयर, राइट। गलतियां तो हो जाती हैं पर उन गलतियों के बाद आपको अपने रिलेशनशिप को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और रिपेयर कैसे करेंगे? उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना, अपने बच्चे को सॉरी बोलना या एक्सप्लेन करना कि जो हुआ वो क्यों हुआ। अगर आपका बच्चा आपकी बात समझ सकता है, बोल सकता है, तो आप उसके साथ बात कीजिए। इट डज़ नॉट मैटर कि वो गलती कितने दिन पहले हुई थी। आपको बहुत दिनों के बाद भी अगर रियलाइज़ होता है कि ऐसा कुछ हुआ आपके और आपके बच्चे के बीच में जिसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहिए या आपको अपनी सिचुएशन को अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए, तो आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। इट डज़ नॉट मैटर कि बहुत पहले वो गलती हुई या आज हुई। आपको जब रियलाइज़ हो आप तभी अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। और कुछ पेरेंट्स क्या कहते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे को सॉरी बोलूँगा या मैं एक्सेप्ट करूँगा कि मुझसे ये गलती हुई है तो बच्चा सोचेगा कि मेरा पेरेंट तो गलत है। तो ऑथर कहते हैं कि बच्चों को परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए, उनको ऑथेंटिक पेरेंट चाहिए जो रियल हैं। एवरीबडी वांट अ रियल रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ अ परफेक्ट रिलेशनशिप। तो आपको रियल होना जरूरी है, परफेक्ट नहीं। बहुत बार क्या होता है, हम अपने आप को एज ए गुड पेरेंट और बैड पेरेंट लेबल कर लेते हैं। कोई भी गुड या बैड नहीं होता है। वी एज ए पेरेंट ट्राई आवर बेस्ट टू बी द बेस्ट पेरेंट फॉर आवर चिल्ड्रन। डोंट वी ट्राई? यस, वी ट्राई आवर बेस्ट। तो अपने आप को लेबल नहीं, और जब आप समझ जाते हैं कि आपको खुद को लेबल नहीं करना है तो आप बच्चों को भी लेबल नहीं करेंगे। वी ह्यूमन बींग्स ग्रो एंड लर्न थ्रू आउट आवर लाइफ एंड स्पेशली बच्चे, छोटे बच्चे फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ग्रो करते हैं और वो बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ बदलता है। तो जब हम बदलते रहते हैं, बच्चे बदलते रहते हैं, तो कैसे हम एक लेबल फिक्स कर सकते हैं किसी के ऊपर, गुड या बैड का? नहीं कर सकते हैं ना, तो हमें लेबल नहीं करना चाहिए। इंस्टेड वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप, इम्प्रूव द बॉन्डिंग। कई बार क्या होता है कि जब हमारा बच्चा अच्छे से परफॉर्म करता है तो हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं और बच्चे को सिर्फ 2 शब्दों में वेरी गुड, वेल डन कह के एप्रिशिएशन खत्म कर देते हैं। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होने की बजाय बच्चे की जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करके अच्छे से बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे कि आपके बच्चे ने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया, सपोज मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आपके बच्चे के, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि वेरी गुड आपने फुल मार्क्स स्कोर किया या आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बल्कि आप उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, आप रिकॉग्नाइज कीजिए उसके एफर्ट्स को। आप कह सकते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें पढ़ते हुए देखा, तुम बहुत ध्यान से फोकस करके पढ़ रहे थे और मुझे अच्छा लगा तुम्हें इस तरह से पढ़ते हुए देखकर। तो उससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ट्राई करना। रिजल्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो बच्चा आगे भी ट्राई करेगा। इसी तरह से कई बार जब बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, सपोज कि एक बच्चे ने अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिखा है
तो आप उसको इमीडिएटली डांटने की बजाय या कंप्लेन करने की बजाय आप उसके उस पेज में से कोई एक लेटर आइडेंटिफाई कीजिए जो उसने बहुत खूबसूरती से लिखा हो, और आप उस लेटर की तारीफ कीजिए। आप कह सकते हैं, वाह ये लेटर तो आपने बहुत सुंदर बनाया है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब बच्चा ये सुनेगा तो नेक्स्ट टाइम वो किसी और लेटर को भी सुंदर बनाने की कोशिश। देन कम्स द सेकंड पॉइंट, दैट इज द एनवायरनमेंट ऑफ योर चाइल्ड। आपके बच्चे का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए। जब एनवायरनमेंट की बात आती है तो सबसे पहला जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे का फैमिली एनवायरनमेंट होता है। इट डज नॉट मैटर कि फैमिली की स्ट्रक्चर कैसी है, न्यूक्लियर फैमिली है, सिंगल पेरेंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, लार्ज फैमिली है, दैट डजंट मैटर, बट मैटर्स कि फैमिली मेंबर्स की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसी है, हाउ दे बिहेव विद ईच अदर, डू दे एक्सेप्ट ईच अदर, डू दे सपोर्ट ईच अदर, या वो एक दूसरे को कंप्लेन करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। आपको एक दूसरे को समझना चाहिए अपनी फैमिली में। फैमिली मेंबर्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, तो उनको एक्सेप्ट कीजिए, समझिए, और एज ए फैमिली ग्रो करने के लिए एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग और फाइटिंग। जब आपका जो एनवायरनमेंट है फैमिली का अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके बच्चे को जो प्राइमरी एनवायरनमेंट है वो अच्छा मिल रहा है, तो बच्चा एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है। तो आपके बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए आपकी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। आपको सीखना चाहिए उनको अप्रिशिएट करना, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना। एक बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए उसके घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो मेक श्योर कि आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहे ताकि आपका बच्चा हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रो करे। एंड कम्स थर्ड पॉइंट इज द मेंटल हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड होती है। वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारा सोशल सर्कल जो है, एक दूसरे के साथ हमें कनेक्ट होके बॉन्डिंग क्रिएट करके ही हम जीते हैं, और यही हमारा लिविंग स्टाइल है, इसी से हमारी स्पेसिस ग्रो करती है। तो हम एक दूसरे के साथ जब बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं तो सबसे पहली फर्स्ट प्राइमरी बॉन्डिंग एक बच्चे की अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स की बच्चे के साथ होती है। तो इस बच्चे और पेरेंट की जो बॉन्डिंग है उसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी। तो आपको अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए अपने बच्चे के साथ अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहिए। अब कैसे आप अपने बच्चे के साथ अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपनी रिलेशनशिप को बच्चे के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे की बात को ध्यान से सुनिए। बात ये नहीं होती कि बच्चा कितनी छोटी बात बता रहा है, वो बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखती लेकिन बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे की हर बात को ध्यान से सुनिए। आप कोई काम भी कर रहे हैं तो उसको छोड़कर सबसे पहले अपने बच्चे को सुनिए। जब बच्चे की बात सुनी जाती है तो उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते हैं, दे लिसन टू मी, दे अंडरस्टैंड मी, और उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। और एक और चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो बच्चे का एनवायरनमेंट है आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा हर चीज़ को टच कर सके। हम बार बार अगर बच्चे को नो बोलेंगे, डोंट टच दिस थिंग, डोंट टच दैट थिंग, तो बच्चे का नेगेटिव बिहेवियर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कोई चीज़ बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है तो बच्चे का एनवायरनमेंट को आप सेफ बनाइए। बच्चे को बार बार मना करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप फ्रीडम दीजिए खेलने की, क्योंकि खेलने की फ्रीडम मिलने से बच्चा हैप्पी रहता है और इट हेल्प्स इन मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉयज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। कई बार हमें लगता है कि हम बच्चे को बहुत महंगे या अच्छे टॉयज़ ला के दें या बहुत सारे टॉयज़ ला के दें। नहीं, बच्चों को टॉयज़ की ज़रूरत इतनी नहीं होती है जितनी उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है। टॉयज़ की बात करें तो बच्चा एक टिश्यू पेपर से भी बहुत देर तक खेल सकता है। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं और जितना हम उन्हें कम टॉयज़ देते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आप उनको एक स्पेसिफिक टॉय दे देते हैं एंड यू टेल कि आपको बच्चे इसके साथ ऐसे खेलना है, तो बच्चे की क्रिएटिविटी कहाँ डेवलप होगी, बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी। जब आप बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं, बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करता है, अपने ब्रेन को यूज़ करता है। नेक्स्ट थिंग इज़ बिहेवियर। फोर्थ पॉइंट इज़ बिहेवियर। तो जो बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है अपने बच्चे के साथ, आपकी बॉन्डिंग कैसी है, और आपके फैमिली मेंबर जो क्लोज फैमिली ग्रुप है, क्लोज फर्स्ट प्राइमरी ग्रुप है, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है। क्योंकि बच्चा
सिखाने से नहीं सीखता, बच्चा देख कर सीखता है। और हम सब अच्छे से बिहेव करते हैं जब हमें पता है कि हमारी जो बॉन्डिंग है, प्राइमरी बॉन्डिंग अच्छी है। हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं, हमें पता है कि हमारी फैमिली के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी है, तो डेफिनेटली हम ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें बाहर किसी से प्यार की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए बच्चे को आपको समझना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है। जब आपका बच्चा ये देखेगा कि आप उनको समझते हैं, तो बच्चे को इमोशनली सेफ एंड सिक्योर फील होता है। लेकिन बच्चे की फीलिंग्स को समझना या उसकी बातों को मानने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी हर बात या हर डिमांड को पूरा करें। आपको ये एनालाइज करना है कि कौन सी बात मानने की है और कौन सी नहीं मानने की है। आपको बाउंड्रीज सेट करना भी जरूरी है और बच्चे को वो बाउंड्रीज बताना भी बहुत जरूरी है। जो बातें एक्सेप्टेबल नहीं हैं वो बच्चे को इनिशियली स्टार्टिंग से धीरे धीरे समझाते रहना चाहिए। आपको इस बुक में ऑथर कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग लाइक गुड और बैड चाइल्ड। ऑथर गुड और बैड की बजाय कन्वीनियंट और इनकन्वीनियंट बिहेवियर की बात करते हैं। और हमारा फोकस ये होना चाहिए एज ए पेरेंट, हम बच्चे को सिखाएं कि कैसे उसे कन्वीनियंटली बिहेव करना है। कुछ स्किल्स होती हैं जो आपके बच्चे को अच्छे से बिहेव करने में हेल्प करती हैं, लेकिन वो स्किल्स आपको बच्चे में डेवलप नहीं करनी है, आपको खुद के अंदर डेवलप करनी है। जब आप वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली आपको देखकर सीख जाएगा। तो क्या है वो 4 स्किल्स? नंबर 1, बीइंग एबल टू टॉलरेट द फ्रस्ट्रेशन। नंबर 2, बीइंग फ्लेक्सिबल। नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड नंबर 4, लुकिंग एट द सिचुएशन फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ऑथर ने दिया है कि एक बार वो अपनी बच्ची के साथ मार्केट जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, और जब वो वापस लौट रही होती है तो रास्ते में उनकी बेटी किसी के घर के सामने स्टेयर्स पर बैठ जाती है। अब वो बहुत थकी होती हैं एंड ऑथर चाहती हैं कि मैं घर जाकर जल्दी से बैग्स रख के रेस्ट कर सकूं, बट बेटी तो बैठ गई। अब क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी बेटी के साथ वहीं स्टेयर्स पर बैठ जाती हैं। फिर वो ऑब्जर्व करती हैं कि उनकी बेटी एक एंट को देख रही है। वो एंट किसी दरार में घुस जाती है, फिर निकल कर आती है, फिर दूसरी दरार में घुस जाती है। तो वो बच्ची देख रही होती है, साथ में वो ऑथर भी देखने लग जाती हैं। मदर डॉटर दोनों बैठ के एंट को देख रहे होते हैं। तभी एक बुजुर्ग वहाँ पर आते हैं। वो बुजुर्ग पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्ची जिद कर रही है, परेशान कर रही है? तो ऑथर ने उनकी तरफ देखा, स्माइल किया और रिप्लाई किया कि हम एंट देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्टोरी में, इस सिनेरियो में ऑथर ने अपनी स्किल्स को कैसे यूज किया, ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग कि जब ऑथर ने यूज किया अपनी फर्स्ट स्किल को, फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करना, क्योंकि ऑथर थकी हुई थी, वो जाना चाहती थी घर, रेस्ट करना चाहती थी, और बच्चा रास्ते में बैठ गया, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को वहीं पर टॉलरेट किया। सेकेंड थिंग, वो बच्चे के साथ वहीं बैठ गई और उन्होंने अपनी प्लान को चेंज किया, फ्लेक्सिबिलिटी शो की कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच जाएंगे। वो जो जल्दी में थी, जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे, उस प्लान को उन्होंने चेंज किया। यहाँ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की स्किल्स शो की। थर्ड स्किल क्या थी? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब ऑथर का प्लान था कि घर जाके रेस्ट करने का, तो ऑथर ने क्या किया, बच्चे के साथ बैठ गई। तो रिलेशनशिप अच्छी हुई, बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, और ऑथर ने बच्चे के साथ बैठ के थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया। फोर्थ पॉइंट, टू अंडरस्टैंडिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब वो बुजुर्ग वहाँ पर आए और उन्होंने कंसर्न शो किया बच्चे के लिए, तो शी न्यू कि वो बुजुर्ग अपना कंसर्न शो कर रहे हैं कि बच्चा परेशान कर रहा होगा। तो उन्होंने बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने उन बुजुर्ग के साथ कोई बहस नहीं की, उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर ये जवाब दिया कि हम एंट देख रहे हैं, जिससे कि बच्चे की फीलिंग्स भी हर्ट नहीं हुई और उन बुजुर्ग को भी बुरा नहीं लगा, वो मुस्कुराकर आगे चले गए। तो इस तरह से इन 4 स्किल्स को यूज करके हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस में खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमारी बच्चे के साथ रिलेशनशिप तो इम्प्रूव होगी ही, बच्चा भी ये स्किल्स हमारे साथ साथ सीख जाएगा। तो ये थी मेरी कुछ लर्निंग्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर रीड कीजिए, लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी। जब मैंने इस बुक को रीड किया था ना, तो मुझे ये बुक अच्छी लगी, इसके जो टीचिंग्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे मैं रिलेट नहीं कर पाई उन एग्जाम्पल्स से। रीज़न कि ऑथर ने जिस कल्चर के बारे में मेंशन किया है इसमें, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर कल्चर। तो हमारे कल्चर में वो सब चीज़ें, वो सब सिनेरियो नहीं होते हैं।
अदरवाइज जो टीचिंग्स हैं दे आर सो गुड कि आपकी ना सिर्फ अपने बच्चे के साथ बल्कि दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी और आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी अगर आप इस बुक में दी हुई टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इस बुक को रीड करना चाहते हैं तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। योर चॉइस। गुड लक, एंजॉय योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।